नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड 4th ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसका यह 9वां भाग है। पिछले वीडियो में हमने तो भूगोल की अभिनव प्रवृत्तियों के बारे में हमने पढ़ रहे हैं और पिछले में हमने कार्यवाद के बारे में पढ़ा था। कार्यवाद, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारिकतावाद आदि जो विषय हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हमारा जो लास्ट इसमें टॉपिक रहा था वह था आदर्शवाद या आइडियलिज्म। तो इस प्रकार के भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियां अनेक प्रकार से यानी अध्ययन की नई नई प्रवृत्तियों का विकास होता चला गया। अब मात्रात्मक क्रांति इसी दौर में बीच में क्या है, मात्रात्मक क्रांति का उदय हुआ। हर एक जो चीज है उसको मात्रात्मक यानी आंकड़ों से संबंधित करके उसको पढ़ा जाने लगा। अब मात्रात्मक क्रांति के विरोध में क्या है, नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई और उन्हीं विचारधाराओं में सबसे प्रमुख जो विचारधारा थी वह थी मानवतावाद, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। मानवतावाद। ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है मानवतावाद, तो मानवतावादी जो विचारधारा है उसका केंद्र क्या होगा, मानव। तो मानवतावाद की विचारधारा का जो उद्भव है वो मात्रात्मक क्रांति के विरोध के स्वरूप में हुआ था। यानी मात्रात्मक क्रांति जो थी उसमें हर एक चीज को आंकड़ों के माध्यम से या मात्रात्मक रूप से पढ़ा जाता था, लेकिन मानव की जो भावनाएं होती हैं, मानव की जो आंतरिक विचार शक्ति है उसको किसी मात्रा में, किसी संख्या से उसको नहीं जाना जा सकता, आंकड़ों में उसको नहीं डाला जा सकता। इसलिए क्या है, मानवतावाद की विचारधारा का उद्भव हुआ और मानवतावाद का जो विकास है वो किसके विरोध स्वरूप हुआ, मात्रात्मक विरुद्ध। तो मानवतावाद का उद्भव है वो मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध हुआ था, विरोध में विकसित हुआ। यह जो दर्शन है यानी मानवतावाद जो है वो मात्रात्मक क्रांति के विरोध में विकसित हुआ था, क्योंकि मानवतावादी क्या मानते हैं कि मानव के जो विचार हैं मानव के विचारों को क्या है, आंकड़ों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। मानव के विचारों को क्योंकि विचार का कोई परिमाप नहीं होता, कितना विचार किया, किसी विषय विशेष के बारे में, किसी वस्तु विशेष के बारे में कितना सोचा, किसी प्रकार की कितनी मात्रा में वह उस विषय के बारे में वैचारिक क्षमता रखता है या विचार करता है, तो इसको मात्रा में ढालना मुश्किल है। इसलिए क्या इनका मानना था कि मात्रात्मक जो क्रांति है वो मानव की भावनाओं की उपेक्षा करती है। यानी भावनाओं का वर्णन मात्रात्मक क्रांति है वो नहीं करती है। भावनात्मक जो विचार मनुष्य के हैं उनका वर्णन करने में मात्रात्मक क्रांति है वो सही नहीं है। यानी इससे जो यांत्रिक एक प्रकार से क्या था, जो मात्रात्मक क्रांति वो एक प्रकार का यांत्रिक मॉडल था। अब यांत्रिक मॉडल से मनुष्य की जो भावनाएं हैं उनका वर्णन करना मुश्किल होता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब यांत्रिक मॉडल से भावना कितनी मात्रा में, इसकी कोई मात्रा निश्चित नहीं होती। इसलिए क्या है, जो एक प्रकार से यांत्रिक मॉडल था मात्रात्मक क्रांति का, उसके विरोध के कारण क्या है, मानवधर्मी भूगोल जो है या मानवतावादी जो उपागम है उसका विकास हुआ। अब सर्वप्रथम इसकी चर्चा जो है वो की थी किर्क ने, यानी सर्वप्रथम मानवतावादी जो उपागम है उसकी चर्चा किर्क ने की थी।
तो सबसे पहले ध्यान आकर्षण का कार्य यानी मानवतावादी यानी मानव को अध्ययन का केंद्र मानने की तरफ जो ध्यान है वो सर्वप्रथम किर्क ने आकर्षित किया था। लेकिन इस मानवतावाद को या ह्यूमनिज्म को सबसे ज्यादा जो महत्व दिया या विकसित जो करने का कार्य किया वो थे फूतवान। फूतवान ने सर्वाधिक योगदान दिया मानवतावाद के विकास में और इन्होंने सर्वप्रथम क्या है मानव धर्मी या मानवतावादी जो शब्दावली है उसका प्रयोग किया था। मानव धर्मी जो शब्दावली है उसका प्रयोग इसने सर्वप्रथम किया था। इसको मानवतावाद कहा जाता है, इसको मानववाद भी कहते हैं, इसको मानव धर्मी भी कहते हैं। तो भूगोल में हम देखें तो मात्रात्मक के बाद जो विरोध उत्पन्न हुआ उससे मानव धर्मी भूगोल का विकास हुआ और मानवतावाद को विकसित करने का कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? फूतवान का। और प्रारंभ करने का यानी इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने का जो कार्य किया वो किसने किया था? किर्क ने। तो जो मानवतावाद है वह क्या मानता है कि मानव जो मूल्य हैं वो क्या है? श्रेष्ठतम है। मानव मूल्यों को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए, मानव मूल्यों को श्रेष्ठतम इसने समझा है। और अब जैसे मात्रात्मक क्रांति है उसके माध्यम से हम देखें तो किसी भी समीकरण या ग्राफ के माध्यम से मानव की भावनाओं को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा ग्राफ या समीकरण नहीं है जिसको क्या है जो मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करे। तो किसी समीकरण या ग्राफ के माध्यम से हम मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि मात्रात्मक क्रांति है वो मानवीय भावनाओं की कहीं ना कहीं क्या करती है? उपेक्षा करती है। तो इस प्रकार जो मानववादी विचारधारा है वो किसको ज्यादा महत्व दे रही है? मानव को। तो मानववादी विचारधारा के केंद्र में क्या चीज है? मानव अध्ययन का केंद्र बिंदु और इसके अलावा मानव समाज का कल्याण। यानी हम क्या पढ़ें? मानवतावाद क्या कहता है कि मानव अध्ययन का क्या है? केंद्र बिंदु है। यानी भूगोल का अगर हम अध्ययन करें तो मानव को उसका क्या माने? केंद्र बिंदु माने। अगर हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण मानव को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है और जो पर्यावरण मानव से किस प्रकार प्रभावित हो रहा है, इस चीज का हम क्या है? अध्ययन करें। यानी केंद्र बिंदु किसको माने? मानव को माने। भौतिक वस्तु में जो है उनको केंद्र मान करके अध्ययन नहीं किया जा सकता। हर एक चीज का मात्रात्मक विधि से अध्ययन है वो नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि मात्रात्मक क्रांति है उसमें नैतिकता, मात्रात्मक क्रांति में नैतिकता, रीति रिवाज, पर्यावरण, परंपराएं आदि जो चीजें हैं उनको उसमें स्थान नहीं दिया गया, यानी उनका वर्णन नहीं किया गया। अब जैसे सौंदर्य बोध है, अब सौंदर्य बोध कितना सौंदर्य
कितनी मात्रा में, तो मात्रा उसकी कोई निश्चित नहीं हो सकती। तो इन चीजों को मात्रात्मक क्रांति में एक प्रकार से क्या है, वर्णन इनका नहीं किया गया, इनका बिल्कुल भी वर्णन नहीं हुआ। यानी मानवीय समस्याएं, रीति रिवाज जैसे हैं, नैतिकता से संबंधित है, रीति रिवाज से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, उनकी परंपराओं से संबंधित, सौंदर्य बोध से संबंधित जितनी भी मानवीय समस्याएं हैं, उनका किसी प्रकार से मात्रात्मक क्रांति में वर्णन नहीं हुआ। तो मात्रात्मक क्रांति ने इन सभी चीजों का वर्णन नहीं किया, क्योंकि ये चीजें क्या है, भावनात्मक है, लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं ये। अब भावनाओं को मात्रात्मक विधियों से नहीं पढ़ा जा सकता, नहीं मापा जा सकता, तो इन्हीं सारी चीजों के विरोध स्वरूप है वो मात्रात्मक क्रांति का उद्भव हुआ। अब इसका केंद्र बिंदु क्या हुआ, मानव एवं उसकी दशाएं। मानववाद का जो केंद्र बिंदु क्या है, मानव है। तो मानवतावाद में मानव और उसकी दशाएं, यानी मानव को केंद्र माने, उसकी दशाएं, किस प्रकार के वातावरण में वह निवास कर रहा है, उस वातावरण को वह किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां उस मानव को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं, और वह मानव उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, कैसे कैसे सांस्कृतिक भूदर्शय उसने विकसित किए हैं, और किस प्रकार उसने अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन किया है। तो जो इस प्रकार क्या है, जो मानवतावादी हैं वो मानव और उसकी दशाओं को केंद्र मान करके क्या अध्ययन करते हैं। अब मानवतावादी जो है वो क्या, व्यक्ति एवं वातावरण के जो मध्य संबंध होते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। इनकी कुछ विशेष बिंदु हैं। मानवतावादी मानव एवं पर्यावरण के जटिल संबंधों को ये मानवतावाद के मुख्य बिंदु है कि मानवतावादी है वो मानव एवं पर्यावरण के जो जटिल संबंध हैं उनको समझने पर बल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मानव किस प्रकार वातावरण को प्रभावित करता है और किस प्रकार वातावरण मानव से प्रभावित है, यानी मानव के ऊपर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण पर मानव का भी प्रभाव पड़ता है, यानी एक दूसरे को ये दोनों प्रभावित करते हैं। अब एक दूसरे को ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं और इसमें किस प्रकार के जटिल संबंध विकसित होते हैं, उन सभी चीजों का अध्ययन करने का जो प्रयास है वो मानवतावाद के द्वारा किया जाता है। मानवतावादी ये मानते हैं कि मानव एवं पर्यावरण के जटिल संबंधों का अध्ययन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब जो ये संबंध क्या है, इनको जटिल संबंध और इनको स्पष्ट समझने पर बल देना चाहिए। अब जैसे जिस प्रकार का पर्यावरण है आसपास का, अपनी समझ के अनुसार मानव ने उसी प्रकार के उसमें क्या है अपने भूदर्शय विकसित किए। तो ये जो अस्पष्ट संबंध होते हैं इनको समझने का, यानी इन जटिल संबंधों को समझ करके और किस प्रकार मानव ने अपने सांस्कृतिक भूदर्शय का उस दशा विशेष में विकास किया है, उसका अध्ययन करने पर यह प्रयास करता है। इसके अलावा यह वातावरण और मनुष्य के जो संबंध है उनको समझने के लिए स्थान विशेष पर किस प्रकार के संबंध विकसित होते हैं उन पर भी बल देता है। मानवतावाद मानव एवं वातावरण या पर्यावरण के
स्थानिक संबंधों को पहली जो बात है वो मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंध किस प्रकार के हैं उनको समझने पर बल देता है। इसके बाद क्या है, मानवतावाद है वो मानव एवं वातावरण के स्थानिक संबंध यानी स्थान विशेष पर किस प्रकार के संबंध विकसित हुए हैं उनको समझने का प्रयास करता है। अब जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मानव एवं पर्यावरण के संबंध अलग तरीके से विकसित हुए हैं, मैदानी क्षेत्र में अलग क्रियाएं हैं तो अलग तरीके से विकसित हुए हैं, वन क्षेत्रों में अलग संबंध विकसित हुए हैं। तो इस प्रकार के स्थान विशेष पर यानी स्थान विशेष पर जो स्थानिक संबंध मानव एवं पर्यावरण के मध्य बने हुए हैं उनको समझने पर भी मानवतावाद है वह बल देता है। यानी सबसे पहले तो क्या समझता है कि मानव एवं वातावरण के मध्य या पर्यावरण के मध्य संबंध हैं कैसे, जो जटिल संबंध है उनकी प्रकृति कैसी है, अस्पष्ट है, उनको स्पष्ट करने का प्रयास करता है। और दूसरे में स्थान विशेष पर उन संबंधों में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है उनका भी यह वर्णन करता है। अब मानवतावाद का ध्यान क्या है, मानव एवं उसकी परिस्थितियों पर है। जैसा मैंने पहले बताया कि मानव को केंद्र मानता और उसकी दशाओं को, तो क्या करता है ये, इसका ध्यान मानव एवं उसकी परिस्थितियों पर है। मानववाद या मानवतावाद भी कह सकते हैं, एक ही बात है। मानववाद का ध्यान मानव एवं उसकी परिस्थितियों पर है। अब मानववाद क्या है, उसका ध्यान किस पर है, मानव उसकी परिस्थितियां यानी उनकी दशाओं पर। मानव किस प्रकार की परिस्थिति में रहते हुए किस प्रकार के निर्णय लेता है, बाढ़ वाले क्षेत्र में रह रहा है वो बाढ़ की स्थिति में किस प्रकार के निर्णय लेता है, यानी उस परिस्थिति में मानव के निर्णय पर्यावरण से किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं और वह किस प्रकार की कंडीशन में किस प्रकार के अपने हैं जो निर्णय लेता है, उनके ऊपर भी मानववाद का ध्यान रहता है। यानी अलग अलग परिस्थितियों में मानव के जो निर्णय हैं वो बदल जाते हैं। एक ही परिस्थिति के जैसे निर्णय सभी जगह पर नहीं लिए जा सकते, इसलिए जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार क्या मानव के निर्णय होंगे। तो जो मानववाद है वो ये कहता है कि परिस्थितियों के अनुसार मानव के जो निर्णय है वो बदल जाते हैं, इसलिए मानव एवं उसकी परिस्थितियों का अध्ययन भी हमें करना चाहिए। तो मानववाद कहता है मानव एवं उसकी परिस्थितियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। मानववादी भूगोल के मनुष्य की सोच विचार और मनुष्य जो है यानी मानवतावादी क्या मानते हैं, मनुष्य अपनी सोच विचार की क्षमता से परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकता है। तो मानवतावादी क्या मानते हैं, मनुष्य अपनी सोच विचार यानी मानसिक क्षमता मानसिक क्षमता जो है यानी सोच विचार की जो क्षमता है उससे परिस्थितियों को बदल भी सकता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, सृजनात्मक है, विचारशील प्राणी है और वह क्या है, अपनी विभिन्न मानसिक क्षमताओं के द्वारा अपने आसपास का जो वातावरण है, अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसमें परिवर्तन भी ला सकता है। परिवर्तन कैसे, जिस प्रकार मनुष्य ने क्या जो मरुस्थली इलाके हैं उनमें नहरें बना करके यानी बांध बनाए नदियों के ऊपर, उससे नहरें निकाली, और मरुस्थली इलाकों में जैसे हमारे आसपास के क्षेत्र में हम देख सकते हैं इंदिरा गांधी जो नहर है वो सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है कि मनुष्य अपनी जो वैचारिक क्षमता है या उसकी जो सृजनात्मकता है उसके कारण अपने आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन भी ला सकता है।
तो मनुष्य को केंद्र बिंदु इसलिए माना गया कि मनुष्य है वो अपनी परिस्थितियां भी बदल लेता है। अब जैसे बाढ़ जिस क्षेत्र में ज्यादा आती हैं वहां पर क्या बांध बना करके नदियों के ऊपर बाढ़ को रोकने का कार्य किया जाता है, बाढ़ को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि मनुष्य जो अपनी सोच विचार की या मानसिक क्षमता जो मनुष्य की है उसके द्वारा अपने आसपास के क्षेत्र में अपने आसपास की जो परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला सकता है, यानी बदलाव वह ला सकता है। अब जो मानवतावादी हैं वो भूगोल को क्या है केवल भूविज्ञान नहीं मानते। अगली जो बात है मानवतावाद का जो बिंदु है वह है मानवतावादी भूगोल को भूविज्ञान अर्थ साइंस भूविज्ञान न मानकर सामाजिक विज्ञान मानते हैं। यानी मानवतावादी जो हैं वो भूगोल को केवल भूविज्ञान नहीं मानते, क्योंकि मानवतावादियों का मानना है कि वैज्ञानिक विधियों से, और वैज्ञानिक विधियां जाएंगी मात्रात्मक विधियां अवश्य आएंगी, तो मात्रात्मक विधियों से हम भावनाओं को नहीं जाहिर कर सकते, भावनाओं को नहीं समझ पाते। इसलिए क्या है ये भूविज्ञान नहीं मानता है केवल। मानवतावादी जो है या मानववाद जो है, मानवतावाद जो है वो भूगोल को भूविज्ञान न मानकर क्या मानता है सामाजिक विज्ञान। क्योंकि ये क्या कहते हैं कि यह यानी सामाजिक विज्ञान यह मानव जगत को या मानव जगत के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। यानी सामाजिक विज्ञान है वह मानव जगत का जो वास्तविक स्वरूप है उसको प्रदर्शित करता है, और भूविज्ञान है वो केवल वैज्ञानिक विधियों से, मानव जो वैज्ञानिक विधियां हैं उसके आधार पर अर्थ सरफेस या भूतल जो है उसका अध्ययन करता है। तो इस प्रकार क्या है ये क्या हो गया, इससे अलग हो गया। किस प्रकार की मानव भूविज्ञान है वो केवल जो भूतल है उसका अध्ययन कर रहा है, लेकिन मानवतावादी क्या मानते हैं कि मात्रात्मक विधियों से भूविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान है ये। भूगोल क्या है सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि मानव को केंद्र मानेंगे, मानव कहाँ रहता है समाज में, तो ये क्या हो गया सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान मानते हैं तो ये मानव जगत को वास्तविक स्वरूप में कौन प्रदर्शित कर सकता है सामाजिक विज्ञान। इसलिए इसको मात्रात्मक विधियों से न पढ़ करके हम इसको मानव का केंद्र रूप मान करके, यानी इसमें मानव की केंद्रीय भूमिका मान करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा जो मात्रात्मक क्रांति की मान्यताएं हैं तो वो मानवीय समस्याएं, जैसी रुचि है किसी की, कोई रीति रिवाज है, कोई विवाह पद्धतियां हैं, परंपराएं हैं, नैतिकता है, तो उनको क्या है मात्रात्मक ढंग से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति की रुचि है वो किसी मात्रा में नहीं डाली जा सकती भी। मात्रात्मक आंकड़ों के माध्यम से हम रुचियों का, अभिवर्तियों का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का वर्णन नहीं कर सकते, नैतिकता का वर्णन नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है हमें भावनाओं का सहारा लेना पड़ेगा, यानी भावनात्मक चीजें, और भावनात्मक चीज है तो केवल विज्ञान के माध्यम से इसको या मात्रात्मक आंकड़ों के माध्यम से इसको नहीं समझा जा सकता। इसमें हमें भावनात्मक चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, और भावनात्मक जो चीजें हैं उनका अगर हम सहारा लेंगे तो मानवतावादी जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें भावनाओं के हिसाब से या सामाजिक विज्ञान के हिसाब से हमें भूगोल का अध्ययन करना है, जिससे क्या है हम मानव जगत के वास्तविक स्वरूप को जान सकें। क्योंकि मानववादी जो हैं उनके अनुसार जो
विश्व में विभिन्न प्रकार के जो अनुसंधान होते रहते हैं, जैसा कि रोज कोई ना कोई किसी चीज पर अनुसंधान होता रहता है, तो उस अनुसंधान का जो केंद्रीय बिंदु है वह क्या होना चाहिए? मानव होना चाहिए। तो अनुसंधान या नई जो खोज होती हैं, तो उन नए अनुसंधानों और सिद्धांतों का जो उपयोग है वो मानव की रचना शक्ति के लिए किया जाना चाहिए। अनुसंधान एवं सिद्धांतों का उपयोग मानव के रचनात्मक कार्यों में होना चाहिए। अब अनुसंधान किसी न किसी चीज को लेकर के, कोई न कोई समस्या के ऊपर जो अनुसंधान होता है उसको मात्रात्मक विधि से न करके रचना शक्ति के विकास के लिए होना चाहिए। यानी उस अनुसंधान और सिद्धांत का उपयोग है वो मानव के रचनात्मक कार्यों में होना चाहिए और मानव की रचना शक्ति के लिए, क्योंकि मानव कैसा प्राणी है? सर्जनात्मक प्राणी। तो अनुसंधान और सिद्धांत जो विकसित होते हैं, रोज नए अनुसंधान सिद्धांत जो विकसित किए जाते हैं, उनका उपयोग मानव के रचनात्मक कार्यों में होने चाहिए, मानव की रचना शक्ति को विकसित करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि उससे मानव की रचनात्मक शक्ति है वो विकसित होगी, सर्जनात्मकता विकसित होगी। मानव एक सर्जनशील प्राणी है, नई नई चीजों का विकास करता रहता है। तो अगर उसको मानव शक्ति के विकास के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह कहीं ना कहीं क्या होगा? मानव के लिए अधिक उपयोगी होगा। मानव की रचना शक्ति के लिए होगा तो क्या होगा? मानव के लिए अधिक उपयोगी। मानव की रचना शक्ति के लिए अगर हम अनुसंधान एवं सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे तो मानव के लिए अधिक उपयोगी होगा। और इसका केंद्र बिंदु या मानवतावाद के में भूगोल का जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो क्या माना गया है? मानव। इसलिए क्या है? मानववादी जो है वो भूगोल को मानव के घर का अध्ययन मानते हैं। मानवतावादी भूगोल को मानव के घर का अध्ययन। अब मानवतावादी हैं वो भूगोल के केंद्र में क्या रखते हैं? मानव को। तो इसलिए क्या मानव के घर का अध्ययन है वो भूगोल को मानव के घर का अध्ययन मानते हैं। यानी हम मानव में क्या पढ़ते हैं? मानव के घर का अध्ययन। अब मानव के घर का अध्ययन से मतलब क्या है? उसके आसपास का जो वातावरण है, उसके आसपास के जो भूदृश्य हैं, अपनी समझ के अनुसार उनका मानव उपयोग करता है, उनमें बदलाव करता है और उनको प्रभावित करता है और उनसे खुद भी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार मानव घर के रूप में क्या है? मानव का घर क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? मानव का घर है। अब मानव का घर पृथ्वी है तो पृथ्वी एवं मानव के बीच में क्या बनते हैं? अंतर संबंध। और उन अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं मानवतावादी। यानी ये मानव को केंद्र में रखें और मानव एवं वातावरण या उसके आसपास की जो स्थितियां हैं उसमें किस प्रकार के अंतर संबंध पाए जाते हैं, वह क्या है? मानवतावादियों के अध्ययन का उद्देश्य है। अब इस प्रकार हम देखें तो मानवतावादी क्या मानते हैं कि जो भूगोल है वह क्या नहीं है? भूविज्ञान नहीं है। मानवतावादी मानते हैं
मानवतावाद के अनुसार भूगोल भूविज्ञान नहीं है। भूविज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि जहां विज्ञान मात्रात्मकता आएगी, और यह क्या है? सामाजिक विज्ञान है। तो ये इसको भूविज्ञान न मान करके क्या मान रहे हैं? सामाजिक विज्ञान मानते हैं। अब इसके अतिरिक्त हम देखें तो जो मानवीय अनुसंधान है वो किस पर आधारित है? मानव की आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए। मानवीय अनुसंधान और मानवीय कल्याण के लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए। तो मानवतावाद का केंद्र बिंदु मानव है, और इसलिए क्या कहता है कि प्रत्येक अनुसंधान जो है, प्रत्येक जो रचना सिद्धांत जो है, उसका उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। मानववाद यह कहता है। इसके अतिरिक्त जो अनुसंधान मानवतावाद या मानव को केंद्र में रख के किए जाएंगे तो मानव के अंदर क्या उत्पन्न होगी? जिज्ञासा। जैसा कि हम जानते हैं मानव है वो जिज्ञासु या जिज्ञासाशील प्राणी है। जैसे सर्जनशील है, सृजनात्मकता उसमें पाई जाती है, उसी प्रकार उसमें किसी चीज को जानने की जिज्ञासा भी पाई जाती है। अब जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगी? अनुसंधान का केंद्र क्या होगा? मानव या मानव हित। तो इससे क्या होगा? मानव में उस चीज के प्रति, उस सिद्धांत के प्रति, उस अनुसंधान के प्रति क्या होगी? जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा? मानव के अंदर उसको जानने की रुचि उत्पन्न होगी, तो उसको विकसित करने में हमें ज्यादा सहायता मिलेगी और उसको मानव के कल्याण के लिए अधिक उपयोग में लाया जा सकेगा। अब जैसे हमने कहा भूगोल जो है वो भूविज्ञान नहीं है, तो यह क्या है? सामाजिक विज्ञान है। और मनुष्य जो है वो सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से विश्व का ज्ञान प्राप्त करता है। ये क्या कहते हैं कि मनुष्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से विश्व जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। इसीलिए क्या कहते हैं? ये भूगोल भूविज्ञान नहीं है, क्या है? सामाजिक विज्ञान है। और मनुष्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से विश्व जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। विभिन्न सब प्रकार की जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से ही ये अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने आसपास का जो जितना भी जो भूदृश्य हैं, जो भी सांस्कृतिक भूदृश्य ये इनके द्वारा विकसित किए जाते हैं अपने आसपास के क्षेत्र की स्थितियों के आधार पर, तो उन सब के ज्ञान का जो केंद्र है वो मनुष्य खुद है। यानी मानवतावाद ये कहता है कि भूगोल का अध्ययन है वो मानववाद के केंद्र के रूप में किया जाना चाहिए। तो ये था मानववाद का प्रारंभ किस प्रकार हुआ और ये किस विचार पर कार्य करता है। अब मानववाद के जो कुछ सिद्धांत हैं उनके बारे में हम अगली कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद।